तो गाइस टॉपिक 3 डिस्कस करते हैं और ट्रस्ट डेफिसिट वर्सेस फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करते हैं। इसमें ये क्या है और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इन लद्दाख, इस प्रकार का आर्टिकल आया था। मैंने क्रक्स निकाल रखा है आपके प्री और मेंस के। हालांकि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोनम वांगचुक आपको पता होगा कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट है जो कि लद्दाख में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के फेडरलिज्म में ही दिक्कतें हैं, फ्रिक्शन है। मतलब तो 6th शेड्यूल जो है वो क्या कहता है, वो स्टेट्स को जो है ऑटोनॉमी देता है। जिनको यूटीज़ में रखा, 6 शेड्यूल में रखा गया जिन स्टेट्स को, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप बोलो तो कहाँ कहाँ पे अलाउड है 6 शेड्यूल। जो भी स्टेट्स हमारे भारत के बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं उनमें 6 शेड्यूल लागू हैं, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। वो मेजर है जो कि, तो उसको याद नहीं रखना आपको। तो कौन कौन से हैं? मेघालय आपका है, असम है, और कौन सा है? मिजोरम है, और कौन सा? त्रिपुरा। ये 4 स्टेट हैं, इनमें आपका 6 शेड्यूल है। तो सोनम वांगचुक जो है 6 शेड्यूल में 5वां स्टेट लद्दाख, 5वां यूटी जो है लद्दाख हो जाएगा। यूटी और स्टेट मिला करके, यूटी तो खैर कोई नहीं है। तो शायद लद्दाख पहली बनती अगर वो लद्दाख जो है पहला 6 शेड्यूल में यूटी होता अगर बने। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो 36 हमारे पास स्टेट और यूटीज़ मिला के हैं। उन 8 यूटीज़ में से 2 यूटीज़ के पास में आपको पता है कि पुडुचेरी और न्यू दिल्ली, इनके पास क्या है? लेजिस्लेचर है। बाकी 6 के पास नहीं है। लद्दाख में क्या है कि लेह ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल और कारगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये 2 काउंसिल्स हैं जो मेनली वहाँ पे रूल करती हैं, डेवलपमेंट के वर्क को देखती हैं। उनका कहना दोस्तों ये है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के तहत उनकी पावर्स कम कर दी गई हैं। और जो आर्टिकल 244 और 275 ये क्या कहता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा कि 6 शेड्यूल में आपको बताया गया था कि 6 शेड्यूल में इसी की बातें होती हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की बात होती है कि मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 4 स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में डेवलपमेंट जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। त्रिपुरा में 3 है, मेघालय में 3 है, खासी, गारो, जयंतिया, और त्रिपुरा में 1 है, और असम में 3 है, और मिजोरम में 3 है। 3 सब में है और 1 सिर्फ त्रिपुरा में है, ठीक है। 10 पूरी अभी तक केवल और केवल 10 ADCs हैं पूरे भारत भर में, और वो भी 4 राज्यों में सिर्फ है। वो 4 राज्य कहाँ पड़ते हैं? नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं। तो आपको ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। कल को त्रिपुरा की जगह पे कोई और स्टेट दे दे या मिजोरम की जगह मणिपुर दे दे, मणिपुर नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया। अभी जो केंद्र सरकार है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है कि जोजिला टनल बनाई है, जो 13 किलोमीटर की टनल है। और सरकार ने इतनी जल्दी उसको बनाया है कि 6 मंथ पहले ही बना दिया। जितना टाइम लगना था उससे 6 महीना पहले में ही कंप्लीट कर दिया। इतनी फास्ट बनाया गया है ये। इसका कारण ये है कि पहले कि चीन से हमारी बॉर्डर सिक्योर होती है, तो आपको पता है लगती है, तो चीन को ध्यान में रखते हुए हमने काम जल्दी किया। दुश्मन को बताओ कि हम इतने में कंप्लीट करेंगे, इतने दिन में, लेकिन आप कम से कम कंप्लीट दिन में कर दो, ताकि उसको बात। अभी ये जो बात है यहाँ पे कि पहले 2 घंटे टाइम लगता था, अब सिर्फ 15 मिनट लगेगा। पहले 3 मंथ्स के लिए, 3 महीनों के लिए वो रास्ता बंद होता था। जम्मू कश्मीर से लेकर के लेह लद्दाख वाला इलाका 3 महीने के बंद। अब क्या है, ये 15 मिनट का रास्ता हो गया और पूरा साल खुला रहेगा टनल से। और टनल ये बाई वाली है कि जाने वाले भी है, आने वाले भी है। और न्यू एडवांस टनलिंग मेथड के द्वारा बनाई गई है। इन्वायरमेंटल कंसर्न दोस्तों क्या है? हिमालय एक फ्रेजाइल रीजन है, यंगफॉल माउंटेन्स हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो उसके कारण लोग कह रहे हैं कि ये काफ़ी चिंता वाली बात है। अच्छा, थ्रेट टू ग्लेशियल लाइफ लाइन की, जब वहाँ पर आप देखो कि गाड़ियाँ जाएंगी तो गाड़ियों के साइलेंसर से जो
ब्लैक कार्बन निकलेगा तो ब्लैक कार्बन काफ़ी डेंजरस है, डेडली है। किसके लिए? ब्लैक कार्बन आएगा तो वहाँ पे पार्टिकुलर मैटर बनेगा, एयर पोल्यूशन होगा। और आपको पता होगा कि इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो एल्बिडो कम हो जाएगा स्नो का, क्योंकि जब स्नो पे वो ब्लैक कार्बन गिरेगी तो स्नो ज़्यादा हीट ट्रैप करेगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि गर्मियों में काले कपड़े मत पहनो, बिकॉज काला जो कलर होता है वो हीट को ट्रैप करता है, और वाइट जितना पहनोगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो चूँकि काला काला जब जब जो हल्का जो बर्फ़ है वहाँ की वो हल्की काली हो जाएगी कंपैरेटिवली, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। जब एब्जॉर्ब करेगी सनलाइट को तो बर्फ़ पिघलेगी, और जब बर्फ़ पिघलेगी तो ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी तो नदियों में बाढ़ आएगी पहले तो, और कम टाइम के लिए वो ग्लेशियर रहेगा। अभी क्या है कि थोड़ा पिघलता है, थोड़ा थोड़ा रोज़ पिघलता है। वैसे क्या कि एकदम वो खूब पिघलेगा, एकदम से खूब नदियों में बाढ़ आएगी और फिर बारिश ही नहीं होगी, है ना। क्योंकि ग्लेशियर के पास टाइम कम है ना। अभी क्या है कि धीरे धीरे रोज़ पिघलता है तो हमारे लिए साल भर के लिए वो कामदायक होता है। अभी क्या होगा कि जब वहाँ पे उस पे जब हल्का सा जो बर्फ़ है ब्लैक हो जाएगी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, तो इसके लिए जो है एकदम से पिघलेगी और एकदम से सारी नदियों में बाढ़ आएगी। जैसा कि पंजाब में आप देखा होगा 2025 में पंजाब में ऐसा हुआ भी था। ये इसी का कारण है कि खूब सारा पोल्यूशन जब होता है तो ग्लेशियर्स एकदम पिघलते हैं, बिकॉज वो काफ़ी हीट जो है उन्होंने पा रखी होती है। तो हैवी व्हीकल पोल्यूशन एमिशन जो है उससे ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो जाता है बर्फ़ के ऊपर, तो सनलाइट को खूब ट्रैप करता है, उससे बर्फ़ पिघलती है। तो लोअर आइस एल्बिडो, एल्बिडो का मतलब होता है कि अपने पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी को कितना वापस कर सकते हो वापस एटमॉस्फेयर में। तो अब जो कि कम वापस कर पाओगे क्योंकि ज़्यादा आप हीट ट्रैप कर लोगे। तो यही है, बर्फ़ पिघलती इसीलिए है क्योंकि सनलाइट इस पर पड़ती है। अब जब खूब सनलाइट पड़ेगी तो ये बर्फ़ जल्दी पिघल जाएगी, जल्दी पिघल जाएगी तो नदियाँ खूब फ्लोट होने लगेंगी। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब चूँकि भारत ने 2070 तक कह रखा है कि हम नेट ज़ीरो बनेंगे, तो इसीलिए वहाँ पर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स खूब लगाए जा रहे हैं लद्दाख पार्क में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पर ये पैस्चर ग्राउंड है, मतलब बकरों को गोट्स को चराने वाला एक ग्राउंड है। तो पश्मीना गोट्स हैं। अब चूँकि जो पश्मीना गोट्स के लिए चराने के लिए कोई चीज़ नहीं बचेगा तो उनकी आबादी काफ़ी कम होगी। जब आबादी कम होगी तो शॉल हम कम बना पाएंगे। शॉल नहीं होती ओढ़ने वाली, चादर की तरह। तो वहाँ की इकॉनमी, लोकल इकॉनमी ठप हो जाएगी, ऐसा मानना है आर्टिकल का। और स्ट्रेटजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन, चाइना बॉर्डर लगा हुआ है, तो अगर हमको ये टनल योजना बनी जो है ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हम जल्दी से जल्दी अपने ट्रूप्स को मूवमेंट हम कर सकते हैं बॉर्डर की तरफ। कंक्लूजन में क्या निकल के आया कि डेमोग्राफिक और इकोलॉजिकल ये दोनों ही हमें ध्यान में रखना है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन शुड चेंज द अप्रोच बाइनरी, कि सिर्फ डेवलपमेंट या कंजर्वेशन नहीं करना है, दोनों को बैलेंस लेके चलना है। ये आपको लिखना है मेंस में अगर आता है तो बाइनरी अप्रोच से लेकर के हम कस्टमाइज्ड माउंटेन गवर्नेंस तक हम जाएंगे। बाइनरी गवर्नेंस से लेकर के जो है आप कस्टमाइज्ड माउंटेन गवर्नेंस तरफ जाएंगे जो कि बैलेंस्ड है। अगर ऐसा फ्लो चार्ट बनाते हो तो एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपने बना रखा है। फिर स्टैट्यूटरी इन्वायरमेंटल वीटो, ये क्या है? यूनियन गवर्नमेंट हेजिटेट करती है, मतलब हिचकिचाती है कि हम 6 शेड्यूल क्यों दें, नहीं देंगे। अभी लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल और ये जो है तो ये इसके पास बाइंडिंग पावर अगर आ जाए तो ये लैंड यूज जो हो रहा है लोकल लेवल पे और माइनिंग क्लियरेंस इसको रोका जा सकता है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, तो हम ये सब काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों रेगुलेशन ऑफ मेडिकल सिरप्स एंड इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ड्रग्स फर्स्ट अमेंडमेंट रूल 2026, इसने क्या किया कि ओवर द काउंटर जो सिरप मिलती हैं
कफ सिरप, उसको बैन कर दिया है कि अगर अब आपको खांसी की सिरप लेनी है, कफ सिरप लेनी है, तो अब नहीं मिलेगी बिना डॉक्टर के पर्चे के। पहले क्या था कि आप गए और आप ले ली जा करके आपने, अब क्या है, आपको डॉक्टर का पर्चा लेना ही पड़ेगा। ये किस एक्ट के तहत किया है, ये प्रीलिम्स में आएगा। तो ड्रग्स रूल्स 1945, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और रूल क्या था, ड्रग्स रूल 1945, जिसको बदल दिया गया है अभी, फर्स्ट अमेंडमेंट कर दिया गया है इसका है 2026 में। इस वाले का बदल के 2026 में बदलाव कर दिया गया है रूल में। एक्ट वही है 1940 वाला ही। इसमें क्या है कि डोमेस्टिक और ग्लोबल ट्रेजडी जो हुई हैं, 140 चिल्ड्रन आपको पता है मारे गए थे गाम्बिया में, तो ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पे काफ़ी ब्लेम आया था, तो जो कि अच्छी बात भी थी। इतने बच्चे मारे गए थे भारत की इंडस्ट्रीज़ के, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लोगों के द्वारा। उसने टॉक्सोलॉजिकल अडल्ट्रेशन, ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, जहर मिला करके वो लोग, एक तरीके से कह लो आप, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन की जगह पर टॉक्सिक केमिकल को यूज़ किया जा रहा था और उसको अफ्रीका में बेचा जा रहा था। एक बात कहने वाली ये है कि यहाँ पे कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है कि ऐसा इस पर इल्ज़ाम लगा है कि ये EU, यूरोप और अमेरिका के लिए तो अच्छी दवाइयाँ भेजता वहाँ, लेकिन इंडिया में और अफ्रीका के लिए काफ़ी लोअर क्वालिटी की दवाई को अप्रूव कर देता है ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इसका मानना है। और भारत जो है 20% दुनिया की जेनेरिक मेडिसिन बनाता है और 60% वैक्सीन्स डेवलप करता है। ठीक है, अब ऐसे इसके दिक्कत क्या हुआ, जो गरीब इंसान है पहले उसको जुकाम खांसी हुआ तो वो गया ले आया जाके सिरप, अब क्या है, अब उसको डॉक्टर का पर्चा लेना पड़ेगा तब लाएगा, तो उसके लिए एडिशनल कॉस्ट हो गई है। काउंटरफिट नकली दवाइयाँ बिक रही थी, ये कंसर्न था। अब टॉपिक दोस्तों 5 है, नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म, स्टेट बजट एंड हायर एजुकेशन फंडिंग। ये केरल की बजट के ऊपर है कि केरल ने जो है, आप ये कह लो कि उसने कहा है कि हाई एजुकेशन हम रखेंगे, जो कि नॉन निगोशिएबल है, उसको रखना हमें है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि केरल का मानना है कि एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और डेमोग्राफिक स्क्वीज जो हो रहा है, जो वहाँ पे पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है, लोग बड़े उम्र के लोग काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ये दिक्कत उसके लिए है केरल के लिए। और जो एजुकेशन जो एक्सोडस हो रहा है, मतलब लोग पलायन कर रहे हैं यूरोप और USA की तरफ बेटर लाइफ जीने की लेकर के, रिटेंटिव स्ट्रेटजी कि अब केरल चाह रहा है कि हम पढ़े लिखे लोगों को रिटेन करें, अपने घर में ही उनको रोज़गार दें। तो ये है, अभी ये रुकते क्यों नहीं है, बिकॉज स्किल मिसमैच है, जितना वो पढ़ गए हैं उसके हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं। केरल ने कहा है कि हम नॉन निगोशिएबल है एजुकेशन सेक्टर, ये काफ़ी अच्छी बात है। और नेट बोरोइंग सीलिंग जो है लगा रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, कि अब इससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते हो। अगर केरल बोरो करता तो शायद वो और भी जगह पैसे खर्चता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव ओवरसाइट ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। पीस विद पीस नाम का एक एडिटोरियल आया था, तो उस पर बात करते हैं हम लोग। है कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स, मतलब लिबर्टी दें हम, संविधान लिबर्टी दे या फिर स्टेट की सिक्योरिटी रखे। आर्टिकल 21 में आपको पता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि बिना पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट पास किए बिना वो इंसान की लिबर्टी को ख़त्म नहीं कर सकता, मतलब कम नहीं कर सकता। आर्टिकल 22 कहता है कि स्ट्रक्चरल रेगुलेशन प्रोटेक्शन टू ऑर्डिनरी डिटेनीज, कि आर्टिकल 22 जो है वो जिन लोगों को डिटेन किया गया है, जिन लोगों को पकड़ा गया है, बंद किया गया है जेल में, उनको किस नाम पे, सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन के आरोप पर। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में कुछ एक्ट कर सकते हैं। दोस्तों 2 तरीके के डिटेंशन होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव का मतलब होता है कि मैंने कोई
कांड कर दिया, चोरी डकैती मर्डर, तो मुझे उसकी सज़ा मिली, तो वो होता है प्यूनिटिव पनिशमेंट की तरफ से। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि अभी मैंने किया कुछ नहीं है, बट स्टेट को, सरकार को शक है कि मैं कुछ दिनों में ये काम करने वाला हूँ, मैं दंगा करने वाला हूँ, मैं किसी का कत्ल करने वाला हूँ, तो कर सकती है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम कितने दिन तक मुझे रख सकता है? 3 मंथ्स के लिए मुझे जेल में रख सकता है बिना किसी कोर्ट के परमिशन के। और अगर मुझे मान लो आज पकड़ा गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा पुलिस को। 24 आवर्स तक तो मुझे वो रख सकता है। टाइम टेबल को मैं जो है हटा रहा हूँ, कि ट्रैवलिंग का जो टाइम है उसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो चाहता, अगर सरकार चाहती है कि मुझे 3 महीने से ज़्यादा मैं बड़ा आतंकवादी टाइप का लग रहा हूँ उसे, तो उसको एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स उसके जो हैं वो हाई कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन जो मीट करते हैं, उन्हीं को ये उसमें मेंबर रखा जाएगा। और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डिटेनिंग अथॉरिटी जो है उसको रीज़न देना होगा कि मुझे क्यों डिटेन किया गया है, ये उसको बताया जाएगा। अभी जुडिशरी ने क्या कहा है कि ये गुंडास स्टेट जो है वो गुंडास एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे लोगों को बंद कर देते हैं। तो 3 टेस्ट होंगे इसमें, तभी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत लोगों को जेल में बंद कर सकते हो। एक तो लॉ एंड ऑर्डर वर्सेस पब्लिक ऑर्डर में डिफरेंस होता है, उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे। दूसरा है स्ट्रिक्ट फॉर्मल कंप्लायंस, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि फॉर्मल जो लॉ है उसको, जो लॉ है उसको, उसकी गतिविधि को हटाने के लिए, मतलब एक तरीके से उसको बाईपास करने के लिए हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन ला दिया। जैसे मान लो सरकार को लगता है कि कोई नेता को वो बंद नहीं कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट जो केस लगा दिया, अब उसको 3 मंथ्स तक वो कैद कर सकते हैं, मतलब 24 आवर्स तक तो, और फिर 3 मंथ्स तक। तो ये कहीं ना कहीं बुरी बात है। ये टेस्ट देखा जाएगा। थर्ड टेस्ट है कि इनिशियल डिसीजन टू डिटेन, कि सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा कि किन फैक्ट्स के आधार पे आपने उसको डिटेन कर रखा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत लोगों को गिरफ्तार कर सकती हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, जो कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, अगर डिफेंस के मामले में या फॉरेन अफेयर्स के मामले में या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के मामले में, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी और किसी के पास पावर नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था कि उसकी 3 मंथ से जो 2 मंथ तक के लिए हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लाए, बट अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोक्रेटिक चेंज एंड स्ट्रक्चरल पॉपुलेशन डायनामिक्स, पॉलिटिक्स ओवर पीपल, हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज, ये होम मिनिस्ट्री ने एक तरीके से लेके आई है एक तरीके से, और होम मिनिस्ट्री संबंध इसका है जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर के चेयरमैनशिप में ये बनी है, और नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए कि भारत के जो नेबरिंग कंट्री हैं, उनसे जो लगते हुए जो स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, पंजाब हो गया, ये अब चूँकि पाकिस्तान से तो कोई मूवमेंट होता नहीं है, बट बांग्लादेश से खूब सारे इलीगल माइग्रेंट भारत में आते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि जो पॉपुलेशन बदल रही भारत की है किसी किन्हीं स्टेट में, वो नेचुरल नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो इलीगल, अब प्राइमरी कैटलिस्ट क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैट्रिक्स में, कि इलीगल बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है, जैसे रोहिंग्याओं ने भारत में एंट्री ली थी, डोमेस्टिक माइग्रेशन और एबनॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये अगर है तो हम समझेंगे कि सिक्योरिटी कंसर्न हमारे लिए काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बढ़ाई गई है पॉपुलेशन।
सिस्टमेटिक थ्रेट क्या है कि प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इरोजन ऑफ ट्राइबल साइड जो है, अगर मान लो कहीं से किसी भी, मान लो बांग्लादेश से कुछ लोग आ गए और वो भारत के छत्तीसगढ़ में रहने लगे आकर के, सपोज करो, और वो गांव जो है वो ट्राइबल का है, तो वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के नियम कानून अलग होंगे। अब जब वो लोग बाहर से आएंगे तो आपको पता है कि समाज पूरा बदल देंगे वहाँ करके, है ना। तो ये दिक्कत वाली बात है। फिर पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर एक प्रेशर आता है कि भैया भारत में वैसे भी 1.4 बिलियन लोग हैं, उनके लिए रिसोर्सेज काफ़ी कम है, तो अब तुम लोग और लोग आ गए हो, भूखे नंगे लोग, तो ठीक नहीं है। चेंजेस टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, उन्होंने कहा है ये जो कि अगर आप लोग कैसे पहचानोगे इनको, तो पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। जो दिक्कतें एसआईआर में आई हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, वही दिक्कतें इसमें आने वाली हैं। तो जब तक कि आप विदेश की गवर्नमेंट से हाथ ना मिला लो, मतलब उनसे एग्रीमेंट ना कर लो, तब तक आप डिपोर्टेशन मत करो, मतलब आइडेंटिफाई मत करो। अदरवाइज़ आप आइडेंटिफाई कर लोगे फिर तो उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे मेरे गांव में से सरकार ने बोल दिया कि तुम तो इलीगल माइग्रेंट हो, अब सरकार मुझे कहाँ भेजेगी? क्या बांग्लादेश भेज देगी? क्योंकि अभी उससे तो एग्रीमेंट हुआ नहीं है बांग्लादेश गवर्नमेंट से। तो अगर हमको सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या होगा कि हमारे गांव वाले लोग हमें शक की नज़र से देखेंगे कि यार तुम तो बांग्लादेशी हो, तुम तो घुसपैठिया हो। तो ये एक सोशल टेंशन, सोशल अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा करेगा। हालांकि ये जो व्यू है आर्टिकल का, ये काफ़ी घटिया व्यू है। मतलब इस पहले तो कौन सी विदेश की गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करेगी भैया कि हाँ हमें दे दो आकर के आफत जो हमारे यहाँ से गई है तुम्हारे यहाँ, है ना। कोई नहीं एक्सेप्ट करने वाला। तो क्या उसके डर से हम लोग ये पहचान भी ना करें कि कौन हमारा नागरिक है कौन दूसरा है? पहली बात दिक्कत इस आर्टिकल में यही है। मतलब इस सोशल पोलराइजेशन, जैसा बताया आपको कि अगर मेरी पहचान लोग जान गए कि मैं तो बाहर से आया हूँ, तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ब्रॉडर रियलिटीज़, इंडियाज़ ट्रू डेमोग्राफिक चैलेंज क्या है? इससे भी बड़ा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है, और साउथ नॉर्थ में काफ़ी जो है डिफरेंस लग रहा है कि साउथ की जो स्टेट है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, जबकि नॉर्थ में अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है। मैक्सिमाइजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे होगा? ये जो लोग हैं 16 से 64 साल की उम्र में, इनसे कैसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, तो इनको काम दो, रोज़गार दो, तभी हो पाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है दोस्तों कि एक औरत अपने उस उम्र में जब वो बच्चा को जन्म दे सकती है, तब तक कितने बच्चे पैदा करती है। मान लो एक औरत है जिसने 3 बच्चे पैदा किए, और एक औरत है जिसने 2 बच्चे पैदा किए, किसी औरत ने एक ही बच्चा पैदा किया होगा, जबकि पैदा बहुत कर सकती है। लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट इन सभी औरतों का काउंट कर लेंगे, बटे कितनी औरतें हैं उनको डिवाइड कर देंगे उनके पति से। जैसे मान लो 10 औरतें थीं, 10 औरतों ने 22 बच्चे पैदा किए, तो 10 औरतें हैं, इनके 10 हस्बैंड भी होंगे, तो 20 हस्बैंड वाइफ और 10, तो इस तरीके से क्या होगा कि 10 कपल हो गए, हस्बैंड वाइफ, और 22 बच्चे हैं, कपल का मतलब 20 लोग। तो अभी 2.2 फर्टिलिटी रेट होगा यहाँ पे, क्योंकि कितने कपल हैं? 10 कपल हैं और उन्होंने 22 बच्चे पैदा किए, तो हम अगर देखें तो 2.2 इसका फर्टिलिटी रेट होगा। मतलब 10 औरतें और 10 आदमी मिलकर के अगर 21 बच्चे पैदा करते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि ये 2.1 फर्टिलिटी रेट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी क्षेत्र की पॉपुलेशन कांस्टेंट रखना है, जितनी आज है 100 साल बाद भी उतनी ही रहे, तो 10 औरत प्लस 10 आदमी को मिल करके, मतलब 20 लोगों को मिल करके या 10 जोड़ों को मिल करके 21 बच्चे पैदा करना पड़ेंगे। वो तो 21 क्यों, एक फालतू क्यों? क्योंकि कई लोग मर जाएंगे जल्दी, है ना। इस तरीके से तो वो एक इसलिए रखा गया कंसिडरेशन। G7 समिट दोस्तों क्या है?
डिप्लोमेसी या ग्लोबल ट्रस्ट इस तरीके से। तो आपको पता है कि एवियान शहर है फ्रांस में, तो उसमें मोदी जी गए हैं। ये 52nd मीटिंग है G7 की। इसकी थीम क्या है? फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रिबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी। ये इसकी थीम है। फोर्जिंग का मतलब हाथ मिलाना, एक तरीके से गले मिलना गर्मजोशी से। न्यू पार्टनरशिप, नई पार्टनरशिप बनाना। एंड रिबिल्डिंग का मतलब है कि एक बार बना चुके हैं, दोबारा से फिर से रिबिल्ड करना, फिर से बिल्ड करना। हाँ, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी का मतलब एकता, कि अंतर्राष्ट्रीय एकता को दोबारा से हम साथ में लेके आए। आपस में ये G7 मेंबर्स आपस में बात कर रहे हैं। इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है वहाँ पे? इंडिया कहता है कि मैं एडवांस इकोनॉमीज और ग्लोबल साउथ का, एक तरीके से मैं ग्लोबल साउथ की वॉइस हूँ एडवांस्ड इकोनॉमीज़ के बीच में। मतलब G7 के मंच पे इंडिया पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर बन के जाता है वहाँ पे, कि बताओ भैया, मैं ग्लोबल साउथ की जो गरीब कंट्रीज़ हैं, एशिया की या फिर आप कह लो अफ्रीका की, उन सभी की मैं वॉइस हूँ। और जो मैं बताने आया हूँ ये कंसर्न सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये उन सभी गरीब कंट्रीज़ के हैं, तो मैं शेयर कर रहा हूँ कंसर्न्स। ठीक है। ट्रस्ट डेफिसिट, मोदी ने क्या कहा कि आजकल दुनिया में पैसा बहुत है लेकिन विश्वास नहीं है लोगों में। ये अमेरिका की तरफ कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह लो कि ताना था। ठीक है। इंडिया ने कहा है कि कंट्रीज़ को डोनर और रेसिपिएंट, मतलब लेने देने वाला, डोनर का मतलब होता है देने वाला और रेसिपिएंट का मतलब होता है लेने वाला, इस तरीके के रिश्ते से हटके पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स, चाहे कंट्री एक्सपोर्ट करे या इंपोर्ट करें, उन सभी को इक्वल देखना चाहिए और हमें आपस में इक्वालिटी के बेसिस पर ही रिश्ते कायम करने चाहिए। जो कि भारत के साथ हुआ है, टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, तो उस पर कहीं ना कहीं मोदी जी ने ये बात कही है। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की गई है, तो जिस तरीके से बताया गया है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब, मैरीटाइम मतलब समुद्री, और सिक्योरिटी का मतलब समुद्री सिक्योरिटी। तो अभी जो अटैक हुआ है ओमान के गल्फ ऑफ ओमान में भारत पर, तो उसके बारे में न्यूज़ है ये। और मोदी जी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज, जो कि छोटा सा हरमुज है, लेकिन इसके आजकल दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और दुनिया इतनी आपस में इंटरकनेक्टेड है कि 20% सिर्फ क्रूड ऑयल निकलता है स्ट्रेट ऑफ हरमुज से, लेकिन पूरी दुनिया इससे आजकल इम्पैक्ट कर रही है। बिकॉज पूरी दुनिया आपस में एक कनेक्टेड है, परिवार की तरह है। वसुधैव कुटुंबकम वाला उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया। और उन्होंने कहा है कि चोक पॉइंट्स को सिक्योर करना, जैसे स्ट्रेट ऑफ हरमुज हो गया, मलक्का स्टेट हो गया, इस तरीके की। और ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रखो, ये इंसानियत को फर्स्ट रखो, ये कहा उन्होंने। और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ रिश्ते रखूँ। इस तरीके से भारत ने अमेरिका के इतने प्रेशर में आने के बावजूद भी रशिया से ऑयल परचेज़ करना बंद नहीं किया, बिकॉज वो भारत के हित में था, इसीलिए ये बात कही गई है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। आज 17 जून था और हम कल मिलेंगे फिर ऐसे ही नोट्स के। आज ये मेरा पहला प्रयास था, मैं कल अच्छे और नोट्स लेके आऊँगा और अच्छे तरीके से समझाऊँगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।